हम स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म का नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इंडिया के बारे में। मैंने कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर आपको बता दिया था और बोला था कि ये क्लियर होगा आपको जब हम पढ़ेंगे इंडिया के सिस्टम को। तो जब हम इंडिया पे जाते हैं तो फर्स्टली द क्वेश्चन राइज दैट इज इंडिया अ फेडरल स्टेट। ठीक, अब इंडिया के बारे में अगर हम देखते हैं तो इंडिया का सोर्स क्या है? इंडिया का सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डिस्क्राइब करता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स को कंट्रोल कमांड कैसे किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर दोनों को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है द आंसर इज दैट इंडिया में फेडरल सिस्टम इज ओनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। यानी इंडिया केवल इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इंडिया को साफ साफ ये कहना कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, नो, because India is a union of states, so it only follow the principle of federalism. How we can say that, है ना? How we can say that India is a federal state और follow the principle of federal states? तो इसके क्या है? प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस मीन्स प्रावधान हैं। किस बेस पे हम कहेंगे इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म? किसी भी कंट्री को फेडरल कहने के लिए हमारे कुछ प्रोविजंस हैं। द फर्स्ट प्रोविजन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए। तो इंडिया हैज अ रिटन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई वी से दैट इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। सेकेंड थिंग, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। All the state government and central government not more than constitution. In each and every condition they have to follow the rules, regulation, work division which as described in our constitution must be followed. Next is rigid constitution. What is rigid constitution? Rigid constitution say that, रिज्ड का मतलब क्या होता है? रिज्ड इज दृढ़, जिसे बदला ना जा सके। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होती? एवरीथिंग इज चेंजेबल। तो हम ये कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिज्ड बट इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कैसे? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इट हैज 395 article and 12 schedules, but at the 22 parts, but at the present time we have 470 articles, 12 schedules and 25 parts, which says that it is raised but can be changed according to the condition. But the changing is not a 1 minute task or 1 second task, it's a lengthy process. बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके लिए कई साल कोर्ट में केस चले, बाद में उनको फिल्टर किया गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, उनको दोनों हाउसेज में सेंड किया गया। व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ द गवर्नमेंट अलाउड इट, then the change takes place, but it is a long and time taking process. Is that clear? इसके बाद बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर, जो कि बहुत बड़ी क्वालिटी है फेडरल स्टेट के लिए। वो क्या है? जैसे हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन में क्या कहा था? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इज द पावर इज डिवाइडेड इन बिटवीन 2 और मोर टायर्स और 2 और मोर लेवल्स। तो इसमें क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। तो डिवीजन ऑफ पावर क्या है इंडिया में? डिवीजन ऑफ पावर हमें
देखने को मिलता है। जब हम आगे इस चैप्टर से गो थ्रू होंगे तब हम देखेंगे कि इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर किस टाइप से किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है कि यहाँ पे जो जुडिशरी है, जुडिशरी यानी न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय क्या है, ये डिवाइड हो जाती है। जितनी भी पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्क में इंटरफेरेंस नहीं है किसी का। ठीक है, दे डोंट गो विद लीडरशिप, दे आर फ्री टू डिसाइड, फ्री टू वर्क, बट दे आर ऑल्सो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया always follow the principle of federalism because India is a set of union या states का जो कॉम्बो है उसको डिस्क्राइब किया है एज अ क्या, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। कहाँ किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को के रिटन में कितना टाइम लगा, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा इंडिया अ फेडरल स्टेट वाली जो टॉपिक है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी इशू है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक को दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म को फॉलो करवाया जाता है, या ये कहें प्रोविजन मेकिंग इंडिया एज अ फेडरल स्टेट बता दिया मैंने आपको। रिटन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिज्ड है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हाउ द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। एज यू नो इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री, तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसकी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इन इंडिया, देन वी सी दैट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी लिस्ट। हमारी जो एनसीईआरटी इसको डिस्क्राइब करती है, बहुत सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है, उसको थोड़ा एलॉबरेट कर लेते हैं जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। वाई यूनियन लिस्ट, यूनियन मीन्स कॉमन, है ना। यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को। तो इसमें वो टॉपिक्स इंक्लूड होंगे विच इफेक्ट द होल कंट्री। यूनियन लिस्ट मीन्स द टॉपिक विच इफेक्ट द होल कंट्री। क्या क्या आएगा, व्हाट कम्स, डिफेंस, है ना। डिफेंस को अगर हम देखें तो ये जो डिफेंस है भाई पूरी कंट्री के डिफेंस की बात की जाएगी, ऐसा तो नहीं है। यूपी में डिफेंस सिस्टम कुछ और होगा, अदर स्टेट में कुछ और होगा, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और होगा। तो ये जो डिफेंस है ये आएगा यूनियन लिस्ट में। आफ्टर दैट बैंकिंग, करेंसी, है ना। तो वो सारी चीजें जो यूनिफॉर्मली पूरी कंट्री में सेम रूल के साथ फॉलो की जाएंगी, दैट थिंग्स कम इन द यूनियन लिस्ट। द मोटो ऑफ दीज थिंग्स और द मोटो ऑफ यूनियन लिस्ट इज टू प्रोवाइड यूनिफिकेशन फॉर द होल कंट्री। आप सोचिए, आप बिलोंग करते हैं यूपी को, या आप बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश को, उड़ीसा को। हर स्टेट की अगर अलग अलग करेंसी हो जाए तो गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना कितना टिपिकल टास्क हो जाएगा, है ना। तो यूनियन लिस्ट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो पूरी कंट्री पर सेम फॉर्म में फॉलो की जाती हैं। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, जिनकी, बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो जिनकी भर्ती केंद्र कराएगा, जिसको केंद्र कंट्रोल करेगा, वो सब आएगा हमारे यूनियन लिस्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट की। अब स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट के गवर्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को मैनेज कैसे किया जाएगा। अच्छा, मैंने अब जब गवर्नर बोल दिया तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, नोटिस करने लायक है कि आप हमेशा याद रखना कि जो गवर्नर होता है स्टेट का, हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट।
in which he is governor doesn't belong to that state. जैसे कि हमारी गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, कहाँ से हैं, गुजरात से, और गवर्नर कहाँ की है, यूपी की। ठीक है, तो स्टेट में हम उन टॉपिक्स को लेंगे जिनका इफेक्ट पर्टिकुलर हमारी स्टेट पर ही पड़ेगा, जैसे पुलिस, जैसे एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन। अब आप देखिए यूपी पुलिस की यूनिफॉर्म डिफर है किससे, पंजाब पुलिस से, कलर शेड्स डिफरेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस का रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, यानी इनको कंट्रोल कमांड, इनका वेलफेयर, इनका मेंटेनेंस, इनका रिक्रूटमेंट, सब कुछ देखना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब हम बात करते हैं कंकरेंट या कॉन्करेंट। तो ये क्या है, ये वो है जिसपे यूनियन यानी कि यूनियन लिस्ट और स्टेट दोनों ही कॉमन हो जाते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा एजुकेशन। अगर एजुकेशन को लेकर कोई भी रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो वो बना सकती है, और अगर कोई क्या बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो वो भी बना सकती है। दोनों के ही रूल्स को इक्वल वैल्यू दी जाएगी। जैसे कि आपका कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, आप उसको क्रैक करते हैं तो उसको क्रैक करने के बाद यू कैन टेक द एडमिशन इन योर स्टेट और इन अदर स्टेट। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा एजुकेशन। नाउ वी गो थ्रू विद रेसिड्यूअल। अब इसको अलग से क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी, इसको भी तो हम एडजस्ट कर सकते थे यहाँ या यहाँ। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या आएगा हमारा सॉफ्टवेयर लाइक कंप्यूटर। ठीक है, इसमें आएगा हमारा कंप्यूटर वाला सेशन। इस सेशन की क्यों जरूरत पड़ी, तो भाई इस सेशन की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये कब बना, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। ठीक है, दिस सेट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर कम्स in the form after the application of constitution. That's why this part is differ from these three. They have their own rules. Okay, is that clear? So I hope distribution of legislative power is clear to all. इसके बाद हम बात करते हैं in India all Indian states do not have equal power. ये बात याद रखने का लायक है कि इंडिया के अंदर हमारी जो स्टेट्स हैं इनको इक्वल पावर नहीं है। आप देख सकते हैं कि पहले तो हमें स्टेट्स मिलेंगी, फिर सेंटर हो गया, एक टर्म और मिलती है हमें यूनियन टेरिटरीज। अब ये यूनियन टेरिटरीज क्यों, वाई वी फॉर्म यूनियन टेरिटरीज, क्या जरूरत है यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज को अलग से फॉर्म किया गया। व्हाई डोंट वी मेक अनदर स्टेट, व्हाई वी कॉल द यूनियन टेरिटरीज। ठीक, अब यूनियन टेरिटरीज की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों ऐसा किया गया, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा एक अलग से एरिया को डिफाइन किया गया उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने अल्फ़ाबेट मेंशन किए हैं, तो अल्फ़ाबेट क्यों मेंशन किए हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये मत सोचना मैम को ये नहीं पता कि ए के बाद बी आता है, मैम ने पी बना दिया या गलती से बना दिया। तो आप इसे देखिए, फर्स्ट रीजन इज एरिया। ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनका एरिया इतना ब्रॉड नहीं है, इतना लार्ज नहीं है कि हम उसको एक स्टेट बना सकें। एरिया इज लेस। सेकेंड रीजन इज पॉपुलेशन। वाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है भाई, पॉपुलेशन कम है, एरिया भी कम है, प्लस कल्चर, कल्चर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो कल्चर का डिफरेंस भी यूनियन टेरिटरी क्रिएट करवाने का एक फैक्टर है। दूसरा और द फोर्थ वन, लास्ट वन, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टेट्स, जस्ट लाइक
लक्षद्वीप वाला सेक्शन, ठीक है, तो इनका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। अब उम्मीद करती हूँ ये वाला सेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद एट प्रेजेंट टाइम वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, ठीक है, जो कि इसका थर्ड पार्ट होगा। अब डिसेंट्रलाइजेशन को इतना ब्रॉड करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मान के चलिए डिसेंट्रलाइजेशन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक है। आप जब डिसेंट्रलाइजेशन का वीडियो देखें तो प्लीज़ एक पेन नोटबुक के साथ बैठें, क्योंकि वो वाला सेक्शन मैंने कहा था ना, दिस चैप्टर बिकम्स 1 to 2, 1 से 2 का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाएगा। तो आप 2 मार्क्स के लिए डिसेंट्रलाइजेशन वाले सेक्शन को ज़रूर वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी on my Instagram ID. Thank you.